हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक पाठशाला के इस नए वीडियो में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं एम्पियर का परिपथी नियम, जो कि भौतिकी भाग 1 के चौथे लेसन का तीसरा लेक्चर है। जहां पर आज हम जानने वाले हैं एम्पियर का परिपथी नियम बिल्कुल ही सरल और लॉजिक तरीके से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठशाला। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आप पढ़ते हैं रेगुलर स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ही इजी मेथड से तरीके से इंटरमीडिएट की मैथ और फिजिक्स की क्लास को। ठीक है, तो आज की इस फिजिक्स की छोटी सी क्लास में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही कम समय में एम्पियर का परिपथी नियम, जो कि एग्जाम में मोस्ट टाइम्स आता है, जिसके चांस आने के ज्यादा होते हैं एग्जाम में। उसे यदि हम एग्जाम में आ गया तो उसे कैसे क्लियर कर पाएंगे, इसे आज देख लेते हैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप पढ़ सकें फिजिक्स और मैथ को इस लॉकडाउन में अपने घर बैठ करके आसान तरीके से, बिल्कुल ही लाइव क्लास की तरह। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं क्लास को। ध्यान देना है यहाँ पर। सबसे पहले हम यहाँ पर जानेंगे एम्पियर का परिपथी नियम की परिभाषा को कैसे लिखते हैं। आपको यहाँ पर बता दें, मोस्टली बच्चे बहुत सी गलतियां कर देते हैं एग्जाम को क्लियर करने में। एम्पियर का परिपथी नियम उनके लिए बहुत ही हार्ड हो जाता है, वो एग्जाम में कैसे कर पाए ऐसी थिंकिंग बनी रहती है उनमें। तो आज इस वीडियो में साझा करें और पाएं कि इस प्रकार के भ्रम को, जो एम्पियर के परिपथी नियम से रिलेटिव है, उसे कैसे दूर किया जा सकता है और एक आसान तरीके से कैसे डिफाइन किया जा सकता है, लर्न किया जा सकता है। देखिए, एम्पियर का परिपथी नियम कहता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का मान किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन, क्या क्लोज इंटीग्रेशन, या कह सकते हैं रेखीय समाकलन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्र से होकर प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, फिर से देख लेंगे। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का मान किसी बंद वक्र के लिए क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर द्वारा घेरे गए क्षेत्र से होकर जाने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। कहने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र में बी वेक्टर का मान रेखीय समाकलन, तो रेखीय समाकलन क्या है? क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, इसके द्वारा घेरे गए क्षेत्र में से होकर जाने वाली धारा यानी आई का म्यू नॉट गुना होता है। इसका होता है म्यू नॉट गुना, ये होता है बराबर, ये है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम, जो सामने ये इस प्रकार से लिखा गया है। इसे कैसे क्लियर करते हैं एग्जाम में? ऐसे प्रूव किया जाता है, यानी ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गई आपकी डिफिनेशन एम्पियर के परिपथी नियम की। और ध्यान दीजिए कि यह नियम स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम के बराबर है, गॉस के नियम के तुल्य है, गॉस के नियम के समान है। जिस ये प्रमेय भी किसी बंद वक्र के लिए ही सत्य होती है, जैसे एम्पियर का परिपथी नियम किसी बंद वक्र के लिए सत्य होता है। इसकी डिफिनेशन क्या होगी, हमने आपको वीडियो में अपने बताई है। यदि आप नहीं जानते हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के वहां पर क्लिक करके पा सकते हैं, आप सर्च करके पा सकते हैं गॉस के नियम को बिल्कुल ही आसान और प्रैक्टिकल ढंग से। ठीक है, गॉस का नियम है फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है कि किसी बंद पृष्ठ में, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ में उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के द्वारा घिरे संपूर्ण आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। जैसे कह रहा है कि किसी बंद वक्र का रेखीय समाकलन यानी इतना, उसके द्वारा घेरे गए क्षेत्र से होकर जाने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है। फिर से समझ लो, किसी बंद पृष्ठ में उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के चारों ओर या घेरे गए आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ठीक उसी प्रकार किसी चुंबकीय क्षेत्र या किसी बंद पृष्ठ में, बंद वक्र में रेखीय समाकलन यानी बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर, उस वक्र के द्वारा घेरे गए प्रवाहित धारा का, उस वक्र में बह रही प्रवाहित धारा का म्यू नॉट गुना होता है। बिल्कुल ये सेम है आपका गॉस के नियम के तुल्य। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि यह लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा, यह डिफिनेशन आपको बहुत आसान तरीके से क्लियर हो गई होगी। अब हम देख लेते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, एम्पियर का परिपथी नियम कैसे हल होता है, कैसे एक आसान तरीके से हल किया जाता है। चलिए आइए देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं उपपत्ति। देखिए उपपत्ति में यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है, इस फिगर को कैसे ड्रा करते हैं और इसके अंतर्गत आने वाली डिफिनेशन ये सामने लिखी हुई है, इसको कैसे क्लियर करते हैं चलिए अब देख लेते हैं। यहां से एम्पियर का परपथी नियम का व्यंजक स्टार्ट होता है। लिखा हुआ है, माना एक सीधे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, एक सीधा तार है एक्स वाई, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस चालक तार के चारों ओर आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। देखिए ये एक सीधा तार है, इसे चालक तार भी कह सकते हैं, अर्थात इसमें धारा प्रवाहित की जा सकती है, वो एक चालक कहलाता है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर लिखा है चालक तार के चारों ओर आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ है। इसके चारों ओर ये एक आर त्रिज्या का वृत्तीय पथ है। ठीक है, ये आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ बना हुआ है जिसका केंद्र O है। इसका केंद्र क्या है? O है, जो चालक तार पर है। इसका जो केंद्र है वो चालक तार के ऊपर है। ठीक है, तब इस वृत्तीय पथ के किस आर दूरी पर एक बिंदु P दिया गया है, तो इस वृत्तीय पथ के बिंदु P पर, वृत्तीय पथ के बिंदु P पर चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो निकलने वाला है वो यहां पर है, जिसको हमने पिछले वीडियो में बताया भी है, बहुत बार क्लियर करा चुके हैं कि किसी धारावाही चालक तार के कारण उसके अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है, B बराबर म्यू 0/2 पाई इंटू आई अपॉन आर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बिंदु P पर वो होगा चालक तार के वृत्तीय पथ होने के कारण। कितना होगा? B बराबर म्यू 0.2 पाई इंटू आई अपॉन आर। अब यहां पर सोचने वाली बात यह है, क्या बात है कि इस चुंबकीय क्षेत्र का जो अक्ष है, चुंबकीय क्षेत्र का जो अक्ष है वो है इस चालक तार के, कैसे? इस चालक तार के वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखी है। इसका जो अक्ष है चुंबकीय क्षेत्र B का वो है चालक तार के वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखी, यानी क्लोज इंटीग्रेशन अर्थात रेखी समाकलन से है। ठीक है, इसका जो अक्ष है चुंबकीय क्षेत्र का वो है वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखी है। और जब इसका अक्ष वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखी होगा, आप सर्च करेंगे कि किस प्रकार है वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखी। मान लीजिए, ध्यान दें थोड़ी देर के लिए, यदि बिंदु यहां P ना होकर यहां हो, यहां हो, यहां पर कहीं पर भी हो, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, जहां पर हम बिंदु P ले जाएंगे इस वृत्तीय पथ में, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P की ही दिशा में होगा। किसकी दिशा में होगा? बिंदु P की ही दिशा में होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि इस चालक तार का चुंबकीय क्षेत्र, चूंकि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र B है इस वृत्ताकार मार्ग के स्पर्श रेखी है। और थोड़ी देर के लिए अगर ये कहा जाए ये वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखी हो गई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अब यदि सोचा जाए कि ये जो वृत्ताकार पथ है ये मान लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों से यदि मिलकर, छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना हो, जिसमें से एक अवयव डीएल हो, छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना हो जिसमें से एक अवयव डीए हो, तो इस वृत्ताकार पथ के प्रत्येक बिंदु पर, इस वृत्ताकार पथ के किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र और डीएल वेक्टर की दिशा एक ही होगी, एक ही ओर होगी। इतना याद रखना है। आप चाहें तो इसे लिख सकते हैं। कैसे, क्या लिखेंगे देख लेते हैं। लिखेंगे, कह सकते हैं यदि वृत्तीय पथ ये वाला सूक्ष्म लंबाई डीएल के अवयवों से मिलकर बना है, ये अल्पांश छोटे छोटे अवयव से मिलकर अगर ये बना हुआ है जिसका एक अवयव डीएल है, यानी डीएल के अवयव से मिलकर बना हुआ है, तो पथ के प्रत्येक बिंदु पर, इसके प्रत्येक बिंदु पर बी वेक्टर और डीएल वेक्टर की दिशा एक जैसी होगी, अर्थात बी वेक्टर और डीएल वेक्टर समांतर होंगे। अब यहां पर आपको हल करना है, जब इन दोनों की दिशा एक जैसी होगी, तब जब दिशा एक जैसी होगी तब इसका क्लोज इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, चूंकि जो थीटा आपका यहां पर होगा वो 0 अंश होगा। थीटा कितना होगा? 0 अंश होगा, चूंकि थीटा बराबर होगा यहां पर 0 अंश। थीटा 0 अंश क्यों होगा? क्योंकि बी वेक्टर और डीएल वेक्टर दोनों की दिशा समांतर है। जब दोनों की दिशा समांतर है तो उनके बीच बनने वाला कोण 0 होगा। तो इसको यहां पर लगा देंगे क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल इंटू कॉस थीटा का मान 0 अंश। ये बन जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इक्वल टू, ये बनेगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, इसलिए ये बचेगा बी इंटू डीएल। क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इक्वल टू
बी बाहर कर दीजिए और क्लोज इंटीग्रेशन डीएल लिख सकते हैं। अब डीएल क्या है, ध्यान दीजिए जरा। डीएल है इस वृत्ताकार पथ का एक अवयव। डीएल क्या है, इस वृत्ताकार पथ का एक अवयव है, एक अवयव है, ठीक है। तो इस डीएल का जो हम समाकलन करेंगे, यानी संपूर्ण डीएल जब निकालेंगे इस वृत्ताकार पथ का, तो क्या निकलेगा, इसका समाकलन करेंगे जब संपूर्ण डीएल निकालेंगे तो निकलेगा बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर बी इंटू इसका समाकलन हो जाएगा डीएल का एल। अब ये एल क्या है, इस वृत्ताकार मार्ग की लंबाई होगी, इस वृत्ताकार मार्ग की लंबाई होगी। इस लंबाई को हम यहां पर लिख सकते हैं एल बराबर लिख सकते हैं 2 पाई आर, अर्थात ये लंबाई, मतलब मान लीजिए पहले एक तार था, इसे वृत्ताकार मार्ग में मोड़कर बना दिया गया, तो पहले एल था, लेकिन अब ये एल 2 पाई आर के बराबर हो गया, यानी उसकी परिधि के बराबर जाकर के बन गया है। तो एल की जगह पर हम चाहें तो 2 पाई आर लिख सकते हैं। इसे लिखेंगे क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इक्वल टू बी इंटू 2 पाई आर, इसे लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पाई आर हम इसे लिख सकते हैं, ये एक हमारी इक्वेशंस बन जाएगी। अब देखिए ऊपर क्या आपका लिखा हुआ है, जरा इस पे ध्यान देते हैं। इसमें b की वैल्यू है μ0.2 पाई इंटू आई अपॉन आर। इस b की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये बनेगा आपका, देख लेते हैं क्या बनेगा। ये बनेगा क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर b की वैल्यू μ0.2 पाई इंटू आई अपॉन आर, μ0/2 पाई इंटू आई अपॉन आर, ये b की वैल्यू हो गई। और आगे लिखा हुआ है 2 पाई आर, 2 पाई कैंसिल हुआ, r से r कैंसिल हुआ, क्या बचेगा, बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन b वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर बराबर μ0, क्या बचेगा, μ0 इंटू आई। ये आपका आ जाएगा एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है। बात क्लियर हुई, ये आ गया आपका एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक है, एक आसान तरीके से। ओके, आप चाहें तो इसे हम दोबारा डिफाइन करा देते हैं। चलिए अब इसे फटाफट हाईलाइट कर लेते हैं बहुत ही आसान तरीके से, जिससे हमारे लिए, इसको एक बार रिवीजन कर ले, जिससे हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाए, ठीक है। यहां से देखते हैं, माना एक सीधे तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तार है आपका सीधा, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इस चालक तार के चारों ओर, इस तार के चारों ओर आर त्रिज्या का एक वृत्तीय पथ लिया गया है इसके चारों ओर, जिसका केंद्र O है, जो चालक तार पर स्थित है, ठीक है, ये सामने दिखाई दे रहा है। अब इस वृत्तीय पथ के बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने वाला है, वो इसका उत्पन्न होगा B बराबर μ0.2 पाई इंटू आई अपॉन आर, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जरा ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है कि ये जो चालक तार का जो ये पथ है, मान लीजिए ये वृत्तीय पथ जो है, ये छोटे छोटे अवयवों से मिलकर बना हुआ है, यानी डीएल अवयवों से मिलकर बना गया है, डीएल से जोड़कर बनाया गया है, डीएल 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 मिला करके ये एल लंबाई, मान लीजिए एक एल लंबाई का ऐसे तार था, अब इसे ऐसे मोड़ दिया गया है, जिसका मान लीजिए अगर हम इसके टुकड़े करते हैं तो प्रत्येक टुकड़े की लंबाई कितनी मानी गई है, डीएल मानी गई है प्रत्येक टुकड़े की लंबाई, ठीक है। तो इस यही लिखा हुआ है कि डीएल के अवयवों से मिलकर ये बना हुआ है, ये वृत्ताकार पथ। अतः इस पथ के प्रत्येक बिंदु पर जो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर की दिशा होगी वो एक जैसी होगी, इसके प्रत्येक बिंदु पर जो बी वेक्टर और डीएल वेक्टर की दिशा होगी वो एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि ये डीएल वेक्टर अल्पांश अवयवों से मिलकर बना हुआ है, और इस बी वेक्टर का जो पथ है इस वृत्ताकार पथ के स्पर्श रेखी होगा, इसलिए इन दोनों की दिशा एक जैसी होगी। जब इनकी दिशा एक जैसी होगी तो यहां पर हम लगा देंगे क्लोज इंटीग्रेशन बी वेक्टर इंटू डीएल वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल इंटू कॉस थीटा, ठीक है। चूंकि यहां पर थीटा 0 अंश होगा, क्योंकि डीएल वेक्टर और बी वेक्टर दोनों की दिशा सेम है, एक जैसी समांतर, इसलिए 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होगी, जिसको हमने सेम यहां तक लिखा है। इधर वाले को क्लियर करें, क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल cos थीटा क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल cos 0 1 हो जाएगा, बी बाहर किया, डीएल को लगाया, डीएल की वैल्यू यहां पर होगी, यानी डीएल का समाकलन कह सकते हैं एल होगी। एल क्या है? एल एक ही आपका लंबाई का तार था, अब जिसे बनाकर के एक वृत्ताकार पथ बना दिया गया, तो अब एल यहां पर बदल जाएगा 2 पाई आर में, यानी इसकी जो परिधि होगी वो 2 पाई आर होगी, अर्थात एल की जगह पर हम 2 पाई आर यहां पर लिख सकते हैं। तो बनेगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डीएल इक्वल टू बी, एल का मान 2 पाई आर, ठीक है। अब बी का मान समीकरण में रख देंगे, इसे एक समीकरण मान लिया गया है, और इस बी की वैल्यू को उठाकर रखेंगे यहां।
तो क्लोज इंटीग्रेशन डी डी एल इक्वल टू बी की वैल्यू है ये आपकी म्यू 0/2 इंटू आई बटे आर, ये वाली। ओके, और इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा क्लोज इंटीग्रेशन डी डी एल इक्वल टू म्यू 0 इंटू आई। यही है आपका एम्पियर का परिपथीय नियम जो ये सामने लिखा हुआ है। ओके, ठीक है दोस्तों, समझ गए बात को ध्यान से समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है, करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके दोस्तों, तो कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा। कैसी लगी क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है, मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चंस आपके लिए क्लियर हुआ है, परफेक्टली क्लियर है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। एक शेयर अपने साथियों के साथ जरूर कीजिए, वो उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर विजिट कर आकर के पा सकते हैं फिजिक्स और मैथ को आसान तरीके से हल करने का गोल्डन चांस। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर को लेकर। तब तक के लिए थैंक्स।